सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आपकी स्नेह सुधा मैम की ओर से आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उस उपवन का पुष्प बनो जो कभी नहीं मुरझाए, उस विद्या की ज्योति बनो जो कभी न बुझने पाए, जो कभी न बुझने पाए। बच्चों, आप सदैव सफल हों, आपका उत्कर्ष उत्तरोत्तर मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आप सभी सुपथगामी हो और आप सभी अपने अभीष्ट को प्राप्त करें। मैं पुनः बार बार आपको यही शुभकामना प्रेषित करती हूँ। बच्चों, इस वर्ष आपकी पुनः बोर्ड परीक्षा होगी। आपके प्रश्न पत्र आदर्श प्रश्न पत्र होंगे और यह पूरी तरह वैज्ञानिक भी होंगे। यदि आप इनके पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्रों का अंक विभाजन एवं उसको देखते हुए अपनी तैयारी करते हैं तो परीक्षा में 100% अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको याद ही होगा प्रथम पाठ ईंटें, मनके व अस्थियां में हमने हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता का विस्तृत अध्ययन किया, जो पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। परंतु आज हम पाठ 2 राजा, किसान व नगर में सर्वप्रथम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, जो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। तो बच्चों, आज हमने वैदिक सभ्यता एवं षोडश महाजनपद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 1500 वर्षों के पश्चात वैदिक सभ्यता का आगमन हुआ। आर्यों का पदार्पण हुआ, जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, क्योंकि इसी युग में वेदों का निर्माण हुआ था। आर्य संस्कृत भाषा भाषी थे, वो संस्कृत में ही बातचीत करते थे, अतः उन्होंने संस्कृत के चारों वेदों को भी लिखा, यानी इसकी रचना की। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। वैदिक काल को बच्चों हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वैदिक सभ्यता का चरमोत्कर्ष का काल था। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, परंतु सर्वोन्नत थी। इस समय शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म का सर्वांगीण विकास हुआ था, जो कि इस काल में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता था। आर्य सरल थे, विलक्षण थे, वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। समाज समानता के रंग में रंगा हुआ था। सभी वर्णों का, सभी धर्मों का समान आदर होता था। स्त्री समाज में सम्मान की पात्र थी, वह विदुषी थी, वेदों की ज्ञाता थी, परिवार के हर निर्णय में उनकी भागीदारी होती थी। वह यज्ञ व हवन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। वह उनकी सहधर्मिणी होती थी और वह उनकी अर्धांगिनी भी थी। कहा भी गया है बच्चों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का समादर होता है, वहाँ स्वयं देवता का निवास होता है। यदि वैदिक काल का द्वितीय काल, अब हम आते हैं वैदिक काल के द्वितीय काल उत्तर वैदिक काल पर। इस काल के आते आते बच्चों समाज पूरी तरह से परिवर्तित हो चला था, यानी पूरी तरह से बदल गया था। जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड, छुआछूत, सती प्रथा, दास प्रथा एवं ब्राह्मणवाद ने इस सभ्यता को छिन्न भिन्न कर दिया था, माने तार तार कर दिया था, नष्ट कर दिया था। कालांतर में लोग इस धर्म से विमुख होने लगे थे, इस धर्म से ऊब गए थे। वह उन्हें यह धर्म रास ही नहीं आता था, क्योंकि धर्म ने लोगों की, परिवार की, समाज की, सभ्यता की अखंडता को, एकता को खंड खंड कर दिया था। खंड खंड कर दिया था मतलब बच्चों टुकड़े टुकड़े कर दिया था। स्वार्थ एवं लोलुपता ने आर्य को अधम बना दिया था। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे सामाजिक कुरीतियों ने, सामाजिक बुराइयों ने धर्म का ह्रास करना प्रारंभ कर दिया था, मतलब धर्म को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि धर्म के नाम पर निर्धन का शोषण होने लगा। धर्म में भी ईश्वर की श्रेष्ठता के स्थान पर ब्राह्मण ही श्रेष्ठता स्थापित करने लगा था स्वयं की। सामाजिक कुरीतियों, भिन्नताएं, शोषण एवं ब्राह्मणवाद सशक्त कारण थे बच्चों इस सभ्यता के समाप्ति के। तो धीरे धीरे यह सभ्यता समाप्त हो गई। वैदिक काल के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महायुग परिवर्तन हुआ, जिसे महायुगांतकारी परिवर्तन भी कहते हैं, क्योंकि इस समय तक आते आते इस समय तक राज्य 16 जनपदों में बढ़ चुके थे बच्चों। अतः षोडश महाजनपदों का उदय हुआ। समुन्नत कला, समुन्नत शासन, उन्नत एवं विशाल नगर, सर्वश्रेष्ठ सभ्यता, संस्कृति व समाज
एवं उसका उन्नयन, विकसित व्यापार प्रणाली, लोहे का सफल एवं व्यापक प्रयोग, सिक्कों का विकास एवं उनका बहुतायत से प्रचलन, सामाजिक समरसता ने समाज को, मनुष्यता को युगों युगों तक प्रभावित किया एवं दिग दिगंत तक उनको कीर्तमान भी किया। यह 16 महाजनपद थे बच्चों, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंत इत्यादि। महाजनपदों के शासन की विशेषता थी बच्चों, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। पहला था, यहाँ के अधिकांश जनपदों पर राजा का शासन होता था। जितने भी जनपद थे 16 महाजनपद, इसमें सर्वश्रेष्ठ राजा होता था, वही इस राज्य पर शासन करता था। गण और संघ के नाम पर राज्यों में अलग अलग समूह शासन करते थे। वह एक साथ भी शासन करते थे एवं अलग अलग भी करते थे। हर जनपद की राजधानी होती थी बच्चों, जिसे किले से घेरा जाता था। निश्चय ही यह किले की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक होता था। मतलब राजधानी होती थी जहाँ राज परिवार के लोग रहते थे, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, किले को अभेद्य बनाने के लिए उसकी सुरक्षा अति आवश्यक होती थी। इसकी सुरक्षा के लिए बच्चों प्रचुर मात्रा में धन की भी आवश्यकता होती थी। किले बंद राजधानियों के रख रखाव, उनकी प्रारंभिक सेनाएं जो होती थी, उनके जो नौकरशाही होते थे, जो उनकी देखभाल करते थे, इन सभी की व्यवस्था के लिए प्रचुर धन की बच्चों आवश्यकता पड़ती थी। तो इस धन की पूर्ति के लिए, इस धन की भरपाई के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए शासक किसानों से एवं व्यापारियों से धन वसूलते थे। और ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वह पड़ोसी राज्यों को लूट कर भी धन को एकत्रित करते थे। धीरे धीरे कालांतर में कुछ राज्य स्थायी सेना एवं राज्य एवं प्रशासन के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अमला यानी तंत्र भी रखने लगे थे। मतलब कुछ राज्य बाद में उन्होंने स्थायी सेना रखी, जो कि हमेशा के लिए हो गई थी, और जो उनका प्रशासनिक अमला था उसको भी उन्होंने स्थायी कर दिया था, मतलब हमेशा के लिए रख लिया था। जंगलों से हाथियों को बच्चों ये एकत्रित करते थे और उसको सेना में भर्ती करते थे, उनकी देखभाल करते थे। क्योंकि बच्चों आपने देखा है कि युद्ध में हाथी बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठकर ही राजा, सेना नायक और जितने भी सेनानी थे युद्ध करते थे। तो हाथियों की सेना अलग होती थी, पैदल की सेना अलग होती थी। अब बच्चों हम आते हैं, समाज से चुने गए वीर सेना में योद्धा के रूप में सम्मिलित किए जाते थे। समाज से जो भी वीर पुरुष होते थे, वीर होते थे, जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की, राज्य प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती थी, वह जो कि युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं भागने वाले होते थे, ऐसे लोगों को सेना में सम्मिलित किया जाता था। राज परिवार जो था अभेद्य दुर्ग यानी किले में निवास करता था, जिसकी सुरक्षा सेना करती थी। सेना के रहन सहन के लिए उसकी रसद सामग्री, मतलब जो वो खाते पीते थे, उनके अस्त्र शस्त्र जिससे वो युद्ध करते थे, सभी की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया जाता था। बच्चों राजा ही प्रशासन एवं सेना का सर्वोच्च मुखिया होता था। जब भी युद्ध में या कहीं पर भी आवश्यकता होती थी तो युद्ध में भी वह सेना का नेतृत्व करता था, और हर जगह जहाँ पर भी शासन प्रशासन में राजा की आवश्यकता होती थी वह वहाँ उपस्थित होता था और हर कार्यों को पूर्ण करता था। मंत्री एवं सेना नायक सेना के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और ये उनके प्रशासन में महत्वपूर्ण पद थे। तो बच्चों ये था षोडश महाजनपद के उद्भव, उसके विकास एवं उसके शासन की विशेषताओं का वर्णन हमने किया बच्चों। तो बच्चों आज हमने वैदिक सभ्यता एवं षोडश महाजनपद के बारे में पढ़ा। बच्चों यह पाठ बहुत ही विस्तृत है, परंतु परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बच्चों आज आपने जो भी पढ़ा उसे आत्मसात करिए एवं अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे अंकित भी कीजिए। बच्चों आपने जितना भी आज पढ़ा है उसमें हम 2 प्रश्न बनाते हैं, 2 प्रश्न आपको देते हैं। पहले आप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको उत्तर पुस्तिकाओं में अंकित करिए। उसके पश्चात आप ये 2 प्रश्न लिखिए और उसके उत्तर भी आप
लिख करके मुझे प्रेषित करिएगा, जिसको मैं बाद में चेक कर लूँगी। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वैदिक सभ्यता पर प्रकाश डालिए। वैदिक सभ्यता पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, षोडश महाजनपद के उद्भव, समाज एवं प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी चर्चा परिचर्चा। अगले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा बच्चों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, जय भारत।